तो चलो गाइस बात करते हैं हम द शाइनिंग मूवी की नेक्स्ट थ्योरी की। अब देखो इस थ्योरी को तुम्हें थोड़ा और ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यार इस थ्योरी की मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड इस मूवी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी डिटेल भी देने वाला हूँ जो कि भाई इस मूवी को और ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉरिफिक बना देती है। इस थ्योरी के बारे में देखो पहले ही हॉन्टिंग ट्यूब और कलेक्टिव लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पहले ही काम कर चुके हैं, बट इसकी मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जो कि भाई मैंने खुद सोची हैं, तो भाई उन पर बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले थ्योरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो, इस मूवी की स्टोरी के हिसाब से हमें जितने भी इसमें भूत दिखाए गए वो कभी भी किसी को भाई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि जिस इंसान का दिल अच्छा होगा तो भाई वो उसको कभी कुछ नहीं कर पाते हैं और उस इंसान का हमेशा अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जो इंसान पहले ही थोड़ा सा लस्टी है, ग्रीडी है और थोड़ा उसका बिहेवियर साइकोटिक है, तो भाई उसको ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और भाई उसे और ज़्यादा पागल करके कुछ ना कुछ वायलेंस ज़रूर करवाते हैं इस होटल के अंदर। तो भाई सेकंड वाली कैटेगरी में हमारा जैक का जो कैरेक्टर है वो बहुत सही फिट हो रहा था इस थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि भाई वो पहले से ही अपनी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं था और ऊपर से वो अपने सारी चीज़ों का बिल दूसरों पर फाड़ता था और वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट किस्म का इंसान भी था, क्योंकि भाई उसने स्कूल में एक बच्चे को इतना ज़्यादा मारा था कि भाई उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। घर में उसने भाई अपने ही बच्चे पे सिर्फ कुछ पेपर्स के उथल पुथल करने पे उसने अपने बच्चे को इतना मारा कि भाई उसका हाथ डिसलोकेट कर दिया। एंड मूवी में हमने भाई उसे जब भी विंडी से बात करते हुए देखा है तो भाई उसे वो किसी ना किसी तरीके से ब्लेम करता है और प्लस कभी भी उससे भाई ठीक से बात नहीं करता। एटलीस्ट भाई पूरी स्टोरी में, पूरी मूवी में मुझे एक भी ऐसा मोमेंट कहीं देखने के लिए नहीं मिला जहाँ पे भाई मैं ये चीज़ सोच सकूँ कि यार एक हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इस चीज़ का एग्जांपल देखो इस बात से भी निकलता है कि भाई जब भी कोई भी घोस्ट अगर विंडी को दिखता था तो भाई उसे हमेशा ये चीज़ फील होती थी कि उसका बेटा शायद खतरे में है, और जब भी जैक को कोई भी भूत दिखता था तो भाई वो उसे किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता था और जैक हमेशा भाई उनसे बिल्कुल नॉर्मली बिहेव में बात करता था। उसे पता भी नहीं होता था कि यहाँ पर यार कोई और है भी या नहीं। वो इस बात को बिल्कुल भूल जाया करता था कि उनके अलावा इस वक्त इस होटल के अंदर कोई भी नहीं है, और ऐसा शायद सिर्फ इसीलिए क्योंकि भाई वो बंदा दिमाग से हिल चुका था और वो इन्फ्लुएंस हो रहा था इस होटल की चीज़ों से और इन भूतों से। और जैक की देखो यार मैं बुराई इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि यार इस थ्योरी के हिसाब से जैक बहुत ज़्यादा लस्टी और ग्रीडी इंसान था, एल्कोहलिज्म इंसान था, क्योंकि भाई वो सिर्फ दारूबाज और ये लालची और इतना ही नहीं था, वो भाई अपने बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ किया करता था। और स्टार्टिंग के ही सीन में हमें डैनी भी सेम इसी पोस्चर में देखने को मिलता है। अब इस बियर कॉस्ट्यूम मैन और फिर इस आदमी का एक सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है और ये सेम पोस्चर है जिसमें मूवी की स्टार्टिंग में हमने डैनी को ब्रश करते हुए देखा था। और ये भाई दोनों ही सीन एकदम पैरेलल है मूवी के, क्योंकि 10 मिनट कुछ सेकंड के ड्यूरेशन पर देखने को मिलता है ब्रश वाला सीन डैनी का, और मूवी के खत्म होने से 10 मिनट कुछ ड्यूरेशन के टाइम पर ही हमें ये बियर वाला सीन देखने को मिलता है। तो ये मूवी के अंदर एक दूसरे से कुछ पैरेलल ही फिट होते हैं। और जब डैनी को वो डॉक्टर देखने के लिए आती है तो भाई हमें डैनी के सर के पीछे एक बियर वाला पिल्लो देखने के लिए मिलता है जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है हमारे डैनी को ही। और जैक जब स्टार्टिंग में मूवी के इस होटल के अंदर आता है तो भाई वहाँ पर जैक एक मैगजीन पढ़ रहा होता है, तो भाई उस मैगजीन पे ऊपर हमें कुछ चीज़ पढ़ने के लिए मिलती है जो कि थी ये, और ये एक प्लेगल मैगजीन है जो कि भाई एक फैमिली वाली जगह पर तो बहुत ही मुश्किल है दिखना। कोई भी यार समझदार इंसान यार ऐसी मैगजीन बेशक पढ़ता हो बट वो फैमिली वाली जगह में नहीं पढ़ सकता वो। तो इस मैगजीन वाले सीन से भी भाई हमें पता चलता है कि भाई जैक कितना लस्टी इंसान था। और मूवी के ही बीच में हमें एक सीन देखने को मिला था जहाँ पर जैक जब रूम नंबर 237 के अंदर जाता है तो भाई उस लड़की को वहाँ पर देखते ही न्यूड भाई सीधा उसको किस करने लगता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड बात थी। मिस्टर ओलोमन जब जैक को और उसकी फैमिली को जब ये रूम्स दिखा रहे होते हैं तो भाई वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई डैनी के रूम के अंदर 2 बियर्स की फोटोज थी जिसमें एक बियर खड़ा है और एक बियर बैठा है, और सेम चीज़ बाहर वाले रूम में भाई 2 हमें बच्चों की फोटो देखने के लिए मिलती है बैकग्राउंड में, जिसमें कि 2 नेकेड बच्चे हैं और उनमें से एक बैठा है और एक खड़ा है। और इस सेक्सुअली अब्यूज़ वाले सीन की भाई पॉसिबिलिटी देखो इससे भी ज़्यादा क्रिएट होती है क्योंकि भाई इस मूवी के 2 सीन एकदम पैरेलल हैं। एक जब डैनी अपनी मम्मी के साथ टीवी देख रहा होता है और वो फिर अपना खिलौना लेने के लिए रूम के अंदर जाता है और वहाँ पे उसे जैक बुला लेता है बातचीत करने के लिए, एक वो सीन, और एक जब हमें रूम नंबर 237 के अंदर जैक के जाने वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक नेकेड लेडी मिलती है। दोनों ही सीन्स की शुरुआत टीवी से होती है। एक सीन में हमारे डैनी और विंडी दोनों टीवी देख रहे हैं और दूसरी साइड हमारा हेलोरिन भी टीवी देख रहा है। टॉरेंस के अपार्टमेंट में जो मिरर है वो राइट में था और टॉरेंस का जो पिछला बाथरूम था जिसमें वो पहले रहते थे, जो कि इसमें हमने स्टार्टिंग में जो सीन देखा था डैनी के उस पोस्चर वाला, उस सीन में भी भाई हमें देखने को मिलता है कि उनका जो मिरर है वो राइट साइड में है। और सेम चीज़ भाई रूम नंबर 237 के अंदर भी मिरर हमें राइट हैंड साइड पर ही देखने को मिलता है। रूम नंबर 237 के फ्लोर का डिज़ाइन देखो भाई तुम्हें कोई और ही चीज़ दिमाग में आएगी। आई होप सो कि तुम समझ जाओगे उसको। जैक रूम नंबर 237 के अंदर एक नेकेड लड़की को देखता है और इधर पर हेलोरिन जो हमारे टीवी देख रहे हैं उनके टीवी के जस्ट ऊपर एक अफ्रीकन लड़की की फ़ोटो लगी हुई है जो कि नेकेड है।
और इस सीन के एंड होते होते भाई हमारे हैलोरिन के भी फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम चेंज हो जाते हैं और वो डरते हुए उस टीवी से उनकी नज़रें उस नेकेड फोटो की तरफ हो जाती हैं। और इसी सीन में डैनी और हैलोरिन दोनों के दोनों शाइन करके कनेक्टेड हो रहे हैं और डैनी हैलोरिन को हेल्प के लिए बुला रहा है। जैक और डैनी की बातचीत वाले सीन में अगर तुम देखोगे तो भाई तुम्हें वहाँ पे दो जैक नज़र आएंगे, एक जो मिरर में दिख रहा है और एक जो रियल में बैठा है, और उन दोनों के बीच में हमें डैनी देखने को मिलता है, जो कि सिंबलाइज करता है इस बात को कि इन दोनों के बीच में डैनी फंस चुका है और वो यहाँ से नहीं जा सकता। और उस सीन में जैक डैनी को अपने पास बुलाता है और बिल्कुल इसी तरीके से ये लड़की भी हमारे जैक को अपने पास बुलाती है। डैनी जैक के पास आने से पहले थोड़ा डरता है लेकिन वो फिर भी चला जाता है, और जैक हमारा उस नेकेड लेडी के पास जाने से पहले थोड़ा हेजिटेट होता है पर वो भी इस लड़की के पास चला जाता है और जैक उल्टा उसे न्यूड देखकर और खुश होकर जाता है। जैक डैनी को अपने पास बुला के बातें करता है और भाई उसे थोड़ा हक कर लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। और दूसरे ही सीन में अगर हम देखते हैं तो भाई जैक ने उस लेडी को भी बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा हुआ है जैसे उसने सेम डैनी को पकड़ा हुआ है। जैक का हाथ डैनी की बॉडी पर बिल्कुल वहीं पर है जहाँ पर से वो घायल हुआ था, जहाँ पर उसको स्क्रैचेस के मार्क्स आए थे और उसका स्वेटर फटा था। जैक इस न्यू लेडी को बिल्कुल पैशनेट होकर किस करता है और उसके हाथ बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर डैनी को उसने होल्ड किया हुआ है। और ये न्यू लेडी एकदम से एक ओल्ड वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसका रिफ्लेक्शन जैक को दिखता है मिरर में, और एग्जैक्ट तरीके से कैमरा पैन होता है जो कि हमने इससे पिछले सीन में भी देखा था जब डैनी जैक के रूम में आ रहा था और वो सोच रहा था कि जैक कहीं जाग ना जाए, इसलिए वो बड़े स्लो आ रहा था और तभी हमें कैमरा पैन होकर दिखाया जाता है कि जैक पहले से जगह हुआ बैठा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये ओल्ड वुमन सो रही थी और ये जैक के आने से जागी। ये ओल्ड लेडी बाथटब से बिल्कुल ऐसे ही उठती है जैसे कोई नींद से जागता है। जैक उस रूम से रिवर्स में पीछे निकलता है, बिल्कुल जैसा मूवी के एंड में हम डैनी को करते हुए देखते हैं उस मेज़ के अंदर। वो भी रिवर्स में ही अपने फुटप्रिंट्स को लेकर वहाँ से मेज से जैक को फंसाकर वहाँ से निकलता है। डैनी के रूम नंबर 237 के अंदर जाने से पहले डैनी फ्लोर पर कुछ टॉयज से खेल रहा होता है जिसमें उसके पास कहीं से एक बॉल आती है, और उससे कुछ पहले सीन्स में ही हमने देखा था कि भाई जैक उसी बॉल से खेल रहा होता है। तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो बॉल शायद किसने डाली थी डैनी के पास। डैनी यहाँ पर अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है जिसके बाद हमें सीन फेड होकर विंडी के पास नज़र आता है जहाँ पे विंडी बॉयलर रूम में, और उसके पीछे हमें देखने को मिलता है चोक लिखा हुआ और वहाँ पर कुछ पॉर्न पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो ये पॉर्न पिक्चर्स यहाँ पर किसने लगाई हैं या फिर वो वहाँ पर क्यों हैं, इसका जवाब मूवी में तो नहीं दिया गया, लेकिन ये जो चोकिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा बियर के फेस में है, और ये नीचे जो रेड कलर है ये कहीं ना कहीं हमें इस लिफ्ट वाले सीन का रिजेंबल लगता है। डॉक्टर वाले सीन में ही हम देख पाते हैं कि भाई डैनी के पीछे जो एक बियर का पिलो था उसी की जैसी आइज़ हैं, वैसी बिल्कुल आइज़ हमें इस एलिवेटर डायल की भी देखने को मिलती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एक फेस जैसा ही रिजेंबल होता है, लाइक दो आंखें, एक नाक और थोड़ा सा स्क्रीमिंग माउथ। और स्टैनली क्यूब्रिक ने इस मूवी का जो एक ऑफिशियल पोस्टर सिलेक्ट किया था उसमें से एक पोस्टर ये है जिसमें हमें एक ऐसा ही बच्चा नज़र आ रहा है जिसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस इस एलिवेटर सीन से मैच होते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि भाई इस पोस्टर में जो ये बच्चा दिख रहा है ये डैनी का इमेजिनरी फ्रेंड टोनी है, और हमें इसका भी भाई आई एक्सप्रेशन जो है वो भी थोड़ा इस एलिवेटर के डायल जैसा और फिर डैनी के पीछे वाले पिलो जैसा ही दिखता है। और तुम्हें याद है कि डैनी ने क्या बताया था कि टोनी कहाँ रहता है उसके मुंह के अंदर। डैनी रूम नंबर 237 के बाहर खेल रहा है जिसमें उसने एक अपोलो 11 का स्वेटर पहना हुआ है जिसमें रॉकेट बना हुआ है, लेकिन ये रॉकेट हमें कुछ और ही चीज़ का रिजेंबल करता है जिसे कि इस बियर वाले सीन में यूज़ किया जा रहा था। आई ना तुम लोग समझ गए होंगे। और अगर तुम देखोगे तो भाई ये रॉकेट थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा है डैनी के मुंह को जहाँ पर टोनी रहता है। अब देखो इतनी तरीके से डैनी को उस बियर से मेटाफोरिकली दिखाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि यार ये मूवी जिस बुक पर बनी हुई है उस बुक में डॉगी की कॉस्ट्यूम थी, लेकिन यहाँ पर स्टैनली क्यूब्रिक ने एक बियर की कॉस्ट्यूम ली है और उस बियर को हमें कई जगह दिखाया भी है। और इस मूवी में भाई देखो मिरर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। मिरर्स को इसमें शायद ट्रूथ को दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि भाई अगर तुम नोटिस करोगे तो भाई किसी और की डुअल पर्सनैलिटी जो है वो भी हमें मिरर के अंदर ही दिखती है। बहुत सारे सीन्स में हमें सिर्फ मिरर या फिर सिमेट्रिकल सीन्स ही देखने को मिलते हैं, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल है इस मूवी की। डैनी का ऑल्टर ईगो है टोनी, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही मिरर के सामने ही अपने आप से बात करते हुए देखा था। जब जैक अपने रूम में डैनी को बुलाता है तो भाई हमें, अगर तुम उस सीन को आधा कवर करके देखो तो लगेगा कि एक बाप अपने बेटे को बुला रहा है बड़े प्यार से, लेकिन जब तुम उसका मिरर वाला रिफ्लेक्शन देखते हो तो भाई तुम्हें नजर आता है कि भाई वो कितना ग्रीडी तरीके से अपने बेटे को बुला रहा है। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर तुम उसका फेस को देखोगे तो भाई तुम्हें पता चलेगा कि वो अपने बच्चे को क्या करने के लिए बुला रहा है। गोल्ड रूम के अंदर भी भाई कोई भी नहीं था और भाई जैक सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था, जो कि वो मिरर में देखते हुए बात कर रहा था।
हाँ, विंडी के आने पर कोई नहीं था, लेकिन जैक को नज़र आ रहा था, जो कि वो अपने आप को ही मिरर के अंदर देख रहा था। बाथरूम वाले सीन में जब वो डेलवर ग्रेडी से बात करता है तो वहाँ पर भी हमें मिरर देखने को मिलते हैं। जैक जब गोल्ड रूम की तरफ आ रहा होता है तो भाई वो मिरर्स के सामने ही एकदम पागलपंती वाली हरकतें करता है, जो कि भाई उसकी रियल पर्सनैलिटी को ट्रिगर करती हैं और उसको दिखाता है उसका सच। रेड रम का भी असली मीनिंग हमें भाई मिरर में देखने पे ही पता चलता है, जो कि था मर्डर। नेकेड वुमेन का भी असली रूप जैक को मिरर के अंदर ही नजर आता है। गोल्ड रूम वाले सीन में जाते हुए जब भी मिरर में जैक खुद को देखता है या फिर महसूस करता है कि उसके ऊपर जैक का रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो भाई वो उसको उसका सच दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा ईविल इंसान है। इसीलिए वो इस तरीके से हरकतें करता हुआ चल रहा था। मूवी की स्टार्टिंग में एक कार वाले सीन में भी हम देख पाते हैं कि भाई जैक बार बार मिरर में देख रहा है अपने आप को और वो उससे अपनी नज़रें हटा रहा है। और जैक के एक लस्टी इंसान होने के प्रूफ हमें यहीं से दिए जा रहे थे कि जब वो इस होटल में आता ही है तो भाई इन लेडी को वो कितनी बार मुड़ मुड़ के देखता है, जो कि पूरी कहानी में जैक अपनी रियल पर्सनैलिटी को लोगों से छुपा रहा था और वो भाई एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। अब देखो, इस पूरी की पूरी थ्योरी की भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो या फिर हो सकता है कि जैक एक घटिया किस्म का इंसान था ही और उसके पागलपन को यहाँ के भूतों ने ज़्यादा बूस्ट अप कर दिया, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ग्रीडी हो गया और इतना ज़्यादा उसमें ये लस्टीपना और ये पागलपना आ गया। और एक और थ्योरी देखो ये भी हो सकती है कि भाई शायद हमारा जैक स्प्लिट पर्सनालिटी से ग्रस्त था, जिसमें उसकी एक और पर्सनालिटी थी जो कि भाई डैनी को सेक्सुअली अब्यूज़ करती थी और उसको इस बारे में शायद ज़्यादा पता भी नहीं था। और मोस्ट ऑफ द टाइम वही पर्सनालिटी जैक के ऊपर टेक ओवर करके रहती थी, क्योंकि इस मूवी में रियल जैक जो है, जो अपने बच्चे से प्यार करता था, वो मुझे सिर्फ एक ही जगह पर दिखा था, जब विंडी उसको ब्लेम कर रही होती है। तो भाई जब जैक के एक्सप्रेशन जो है उनसे लगता है कि यार इस बंदे ने को पता भी नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या है और फिर भी उसको उसके लिए ब्लेम किया जा रहा है। मगर उससे जस्ट पहले के ही सीन में जब जैक विंडी को ये चीज़ बताता है, उसने अभी सपना देखा और उसने विंडी और डैनी को मार दिया सपने में, तो हमें उसके एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं कि भाई वो एक झूठ बोल रहा है अपनी बीवी से और वो चाहता है कि विंडी इस चीज़ पर भरोसा कर ले, और जैसे ही वो कर लेती है तो उसके एक्सप्रेशंस में हम थोड़ा ट्विस्ट देख सकते हैं। अब देखो, इस थ्योरी में थोड़े लूप होल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं है इस पर, बट तुम लोगों को ये थ्योरी कैसी लगी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और मेरी इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और भाई मूवी ज़रूर देखो, ये शाइनिंग बहुत प्यारी मूवी है भाई, बहुत मस्त मूवी है। अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड एक हॉरर इंसिडेंट्स की। तो भाई हुआ कुछ नहीं होता है, जब इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी तो इसका सेट पूरा का पूरा किसी तरीके से जल गया था, और एक्चुअल में जो ओवरलुक होटल का जो सेट बनाया था इन्होंने वो जल चुका था। और द शाइनिंग नोवेल में जो स्टोरी है उसमें भी भाई एंड में खुद जैक पूरे होटल को आग लगा देता है, और वो एंडिंग हमारे स्टैनली क्यूब्रिक सर ने नहीं चूज़ करी थी, उन्होंने कुछ और ही एंडिंग लिखी थी जो कि हमने इस मूवी में देखी थी। मगर जो नोवेल के अंदर जो स्टोरी थी वो भाई रियल में हुई, और वो ओवरलुक होटल जो मूवी में दिखाया गया वो रियल में जल चुका है। अब ये चीज़ किसने की थी इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, ना ही भाई किसी को ये पता कि भाई वहाँ पे आग कैसे लगी, और ये बात आज तक मिस्ट्री है। और कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि भाई शायद किसी न किसी आत्मा का इस कहानी से कनेक्शन है, जिसमें भाई ये सेट इनका जला था। यहाँ तक कि सेट के जलने के बाद भाई स्टैनली क्यूब्रिक की ये फोटो बाहर आई थी, जिसमें वो जले हुए सेट के सामने खड़े होकर अपनी पिक क्लिक कराते हैं, और भाई उसमें हंस रहे हैं वो बुरी तरह से। और लोगों का मानना था कि भाई वो कहीं ना कहीं बुक की एंडिंग को एक तरीके से मजाक दिखा रहे हैं इससे जला हुआ सेट दिखाकर, क्योंकि स्टैनली क्यूब्रिक की स्टीफन किंग से बिल्कुल नहीं बनी थी इस मूवी के एंडिंग को चेंज करते हुए, और स्टैनली क्यूब्रिक ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो बुक वाला एंड मूवी में नहीं रखेंगे, और इसीलिए मूवी स्टीफन किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो भाई ये था कि इस मूवी से रिलेटेड एक हॉरर इवेंट। तुम चाहो तो इसके बारे में भाई रिसर्च करके खुद भी पढ़ सकते हो। चलो फिर, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Come and play with us. Go. You're still here. It's over. Go home.